लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरी कहानी क्या है, मैंने कब किस प्रेत को देखा है, मेरा सामना किस भूत से हुआ है। दोस्तों, उन सभी लोगों को शायद मैं आज तक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसे प्रेत का सामना हुआ है। मुंबई में ही एक ऐसी भूतिया जगह पर एक ऐसे भूत से सामना हुआ है जिसको अगर आप सुन लेंगे तो शायद उसके बाद अगर आप मुंबई में रहते हैं तो उस जगह में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये किस्सा बहुत ही ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा खौफनाक था मेरे लिए। वो रात मेरे लिए इतनी काली थी कि उतनी काली रात शायद मैंने आज तक नहीं देखी। मैं उस किस्से से जुड़ी हुई, उस रात से जुड़ी हुई हर एक तथ्य, हर एक कहानी आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुनकर शायद आप लोगों की आज की रात की नींद खराब हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं मेरी उस खौफनाक कहानी को तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आ गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना दोस्तों, ये कहानी है आज से तकरीबन 5 साल पहले की, यानी कि सन 2015 के आसपास की। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़े हुए, वो लोग ये भी जानते होंगे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। मैं मुंबई आया था सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनने के लिए, और मेरी एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई थी 2014 में। 2014 में मैंने काफी फिल्मों के ऑडिशंस दिया, सीरियल्स के ऑडिशंस दिया, कई सीरियल्स में, फिल्म्स में, वेब सीरीज में काम भी किया और साथ ही साथ एड्स भी किए। और इसी तरह से काम करते करते मुझे मुंबई में 1 साल 3 महीने के आसपास बीत चुके थे। और इसी टाइम पे मेरा एक दोस्त मेरे एक छोटे से गांव से यहाँ पर एक्टर बनने के लिए आया। उसकी आंखों में भी सेम वैसे ही सपने थे जैसे सपने मैं अपनी आंखों में लेकर आया था, और बस किस्मत उसके साथ कुछ ज्यादा ही थी। और इसी वजह से जैसे ही उसने अपनी लाइफ का 6वां या 7वां ऑडिशन दिया था, वो सिलेक्ट हो गया। एक दिन का एक काम मिला उसको एक छोटी सी फिल्म में, जिस फिल्म का शूट मड आइलैंड में होने वाला था। दोस्तों, जो लोग मुंबई से है वो लोग ये तो जानते ही होंगे कि मुंबई का मड आइलैंड एरिया कितना ही ज्यादा हॉन्टेड है। इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि रात के 10 बजे के बाद उस एरिया में एंटर कर जाए। हालांकि वहां पे तो फिल्म्स की शूटिंग रात रात भर चलती है, लेकिन फिल्म्स की शूटिंग में काम करने वाले वो सभी क्रू मेंबर्स, वो सभी एक्टर्स या फिर वो सभी लोग जो शूटिंग में मौजूद रहते हैं, उनमें से काफी लोगों का ये कहना है कि उनका सामना इस मड आइलैंड में कुछ ऐसी भूतिया घटनाओं से हुआ है जिसके बाद उनकी आने वाली जिंदगी पूरी बदल गई। दोस्तों, ऐसा ही एक घटना मेरे साथ बीतने वाली थी। दरअसल मेरे ही उसी दोस्त की शूटिंग रात में मड आइलैंड के एरिया में चल रही थी। मड आइलैंड में जैसे ही उसका शूट कंप्लीट हुआ, उस समय रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। रात के 2:30 बजे उसका शूटिंग से पैकअप हुआ। उसे घर आने का कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस एरिया में कोई भी ऑटो, टैक्सी या फिर कोई और साधन बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं रात के 10-11 बजे के बाद, और इसी वजह से उसे लौटने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। शूटिंग के सभी लोग एक दूसरे की मदद से घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए किसी की भी गाड़ी में जगह नहीं बची थी। उसने मुझे तुरंत ही फोन किया, और उस समय मैं रहता था मुंबई के दहीसर एरिया में। मैं तैयार हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं अभी ऑटो लेकर उसके पास पहुंचा। दहीसर से मड आइलैंड की दूरी लगभग 10 या 11 किलोमीटर थी। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मड आइलैंड का एरिया तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर लंबा है। तो आप लोग को विश्वास करना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा एरिया है जो कि मुंबई से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुंबई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये मड आइलैंड का एरिया बहुत ही ज्यादा सुनसान हो जाता है रात के वक्त में। यहाँ पर बहुत ही कम स्ट्रीट लाइट है और यहाँ पर बहुत ही कम घर है, और यहाँ पर ट्रैफिक तो पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक्चुअली जिस ऑटो में मैं बैठा हुआ था, वो ऑटो का ड्राइवर काफी ज्यादा बातूनी था, और इसी वजह से जब से मैं ऑटो में बैठा था तब से वो ऑटो वाला मुझसे बात किया जा रहा था, तरह तरह की बात, जैसे कि क्या आप एक्टर हैं, आप कहाँ काम करते हैं, मैं भी ये काम करता हूँ, ये वो। जैसे हम लोग मड आइलैंड के एरिया में एंटर करते हैं तो उसकी कुछ भूतिया बातें शुरू होती हैं। वो मुझसे कहता है कि सर, आप क्या जानते हैं कि एरिया काफी ज्यादा हॉन्टेड है। फिर हंसते हुए कहता है कि आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप तो रात रात भर इस एरिया में शूटिंग करते हो। मैंने कहा, हाँ, मैंने तो सुना है इस एरिया के बारे में, लेकिन कभी कुछ फेस नहीं किया। ऑटो वाला तुरंत ही मुझे एक किस्सा बताता है। ऑटो वाला ये कहता है कि ये बात आज से तकरीबन 15 साल पहले की। 15 साल पहले मैं इसी तरह से अपनी टैक्सी चलाता था, और 15 साल पहले भी इसी तरह के चुड़ैल के किस्से आरे कॉलोनी और मड आइलैंड के एरिया में फेमस थे। मड आइलैंड में दरअसल शूटिंग बहुत ही जमाने से चली आ रही थी। उस ऑटो वाले ने मुझे ये बताया कि आज से 15 साल पहले, यानी कि सन तकरीबन 2000 में, वो इसी तरह से टैक्सी चलाते हुए मड आइलैंड के एरिया से अपने घर गोरेगांव ईस्ट में जा रहा था। लेकिन रास्ते में थोड़ी आगे बढ़ने के बाद मैंगो विला में उसे एक लड़की मिली। उस लड़की ने उसकी टैक्सी को हाथ दिखाते हुए कहा
कि मुझे अंधेरी के एरिया में जाना है। उस टैक्सी वाले ने सोचा कि अभी रात का समय हो चुका है, तकरीबन 2 बज रहे हैं और ये लड़की ऐसे सुनसान एरिया में खड़ी हुई है। वो टैक्सी वाले ने उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठा लिया और आगे की तरफ बढ़ गया। वो लड़की ने उसे ये बताया कि भाई साहब, आप ये जानते हैं कि पूरा एरिया हॉन्टेड है और यहाँ पर आए दिन कई भूतिया घटनाएं होती है। उस टैक्सी वाले ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर वो लड़की ने उसे ये कहा कि आप जानते हैं, आगे आने वाले मोड़ में एक ऐसी चुड़ैल लोगों से लिफ्ट मांगती है, जिसे अगर आपने लिफ्ट नहीं दिए तो वो आपकी गाड़ी का पीछा करेगी, वो आपकी गाड़ी की रफ्तार से आपके पीछे उड़ेगी और अगर फिर भी आपने गाड़ी नहीं रोके तो आपको खींच के गाड़ी से बाहर निकालकर पटक देगी और आपकी इससे जान भी जा सकती है। उस टैक्सी वाले ने ये कहा कि मैं ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पिछले 2 साल से इस एरिया में टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी औरत, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं मिली। उस लड़की ने ये कहा कि ऐसी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ी आगे जाने के बाद ही उसी मोड़ में वो लोगों को एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखाई देती है। वो औरत का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उस औरत के पूरे बाल और पूरी साड़ी और जितना भी लिबास था वो पूरा सफेद था। टैक्सी की हेडलाइट की चमक से उस औरत की आंख कुछ ऐसी चमक रही थी जैसे किसी जानवर की चमक थी। वो लोगों के मन में एक थोड़ी दहशत भी थी, लेकिन क्यूरियोसिटी भी ये जानने की कि आखिर इस रात में, इस सुनसान सड़क में कौन ऐसी औरत है जो इस सड़क में कुछ कर रही है। उसे देखते हुए उस ड्राइवर ने अपनी टैक्सी स्लो कर दी। जैसे ही वो ड्राइवर अपनी टैक्सी स्लो करता है तो वो औरत धीरे धीरे करके बीच रोड में अपने कदम लगाती है। जैसे ही वो औरत सड़क के बीच में आती है तो हड़बड़ाहट के कारण वो टैक्सी ड्राइवर जोर से अपना ब्रेक मारता है और इसी वजह से झटके से उसकी गाड़ी रुकती है। वो अपना सर बाहर निकालकर उस औरत को चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन हैरानी से देखता है कि उसके बाहर तो कोई होता ही नहीं। उसके मन में एक अजीब सी दहशत हो जाती है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाता है। वो अपने ड्राइवर सीट वाले मिरर को एडजस्ट करके पीछे बैठी हुई उस लड़की को देखना चाह रहा था, क्योंकि उस लड़की की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो वो क्या पाता है कि उसकी पीछे वाली सीट में कोई भी नहीं बैठा। वो हैरान हो गया कि वो कौन था जिसे मैं मैंगो विला से लेकर यहाँ तक आया। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन वो जैसे ही पलट के देखता है तो वो लड़की नीचे झुकी हुई थी अपनी लिपस्टिक उठाने के। दोस्तों, जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो उसके सांस में सांस आती है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे अभी अभी उसने किसी भगवान को देख लिया। वो दोनों के मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि लगभग 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो ड्राइवर उस लड़की से पूछता है कि मैडम, क्या आप हीरोइन है? तो वो लड़की उसे जवाब देते हुए हंस के कहती है कि क्या मैं सचमुच हीरोइन दिखाई देती हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं फिल्म सेट में काम करने वाली एक नॉर्मल सी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। थोड़ी ही आगे गाड़ी बढ़ती है और फिर धीरे धीरे करके दोनों में बातें बढ़ जाती है। लेकिन अचानक से ही वो लड़की उसे कहती है कि क्या आप सचमुच किसी भूत प्रेत या चुड़ैल पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि आप विश्वास मानो या ना मानो, अभी हमारा सामना थोड़ी देर पहले एक चुड़ैल से हुआ था। वो ड्राइवर ये कहता है कि देखिए मैडम, मैं कुछ ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आप इन सब चीजों पर विश्वास करती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन फिर वो लड़की उस ड्राइवर को कहानी सुनाती है। वो कहानी में ये बताती है कि आप जानते हैं मुंबई में कितने लोग एक्टर बनने आते हैं, और उन्हीं की तरह एक और लड़की एक्टर बनने के लिए आई थी। वो बहुत ऑडिशंस देती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मेहनत को नहीं पहचाना। कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहा और फिर एक दिन धोखे से उसे फिल्म के सेट पर बुलाया गया। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। जैसे तैसे करके वो लड़की ने अपने आप को छुड़ाया और रास्ते में भागने लगी। लेकिन जब वो भाग ही रही थी तो पीछे से वो दरिंदे अपनी जीप से आए और उसका गला दबा के हत्या कर दी। उसकी लाश कोई ऐसी जगह पर फेंक दी जो लाश आज तक किसी को नहीं मिल पाई। वो लड़की ने यह बताया कि वो लड़की एक्टर बनने के लिए तो आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा गरीब थी, इतनी ज्यादा लाचार थी, उसे अपना घर परिवार चलाना था, अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त का खाना खिलाना था, और इसी वजह से वो एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करने लगी थी। लेकिन उन दरिंदों ने एक ऐसी मासूम लड़की को भी नहीं बख्शा जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश एक ऐसी जगह पर फेंक दी जहां पर उसकी लाश आज भी ना जाने कितने समय से सड़ रही है। और फिर शायद इसी वजह से उस मेकअप आर्टिस्ट की आत्मा ऐसी जगहों पर घूमती रहती है जिन जगहों पर शूटिंग होती है। शायद वो दरिंदों से उसका सामना हो जाए और वो अपना इंसाफ पा सके। ऐसा कहते हुए वो लड़की रोने लगी और रोते रोते उसकी आवाज में एक अलग तरह का बदलाव आया, और वो बदलाव बहुत ज्यादा हैरान था। ड्राइवर बहुत ज्यादा चौंक गया। अपना मिरर सेट करते हुए पीछे देखा तो उसने ये पाया कि उस लड़की का आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। वो लड़की के आधे बाल पूरी तरह से उखड़े हुए हैं। वो इतना ज्यादा घबरा गया कि हड़बड़ाहट के मारे उसने ब्रेक मारा और उसकी गाड़ी स्लिप हो गई। उसकी गाड़ी पलटते पलटते बची। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा और फिर उसके बाद
वो कभी लौट कर नहीं आया। उस ड्राइवर ने मुझे ये बताया कि इस वाकया के बाद उसने तकरीबन 3 साल तक टैक्सी नहीं चलाई, लेकिन घर की मंदी की वजह से उसे ये फैसला लेना पड़ा। उसने ऑटो चलाना शुरू कर दी। उसकी फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कोई टैक्सी चलाने की। हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि मेरी मंजिल आ चुकी। मेरे उस दोस्त का शूटिंग सेट आ चुका था, जहां पर मेरा दोस्त अकेला शायद मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे मन में एक डर भी था कि वो बेचारा छोटा सा लड़का जो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मुंबई आया है, उसे मुंबई के बारे में इतना पता भी नहीं। अगर मैं जल्द उसके पास नहीं पहुंचा तो शायद ये जगह से वो डर जाए और फिर शायद फिल्म के सेट्स पे आने से हमेशा डरे। मेरे मन में भी एक अलग सा डर फैल गया था, क्योंकि उस ड्राइवर ने उसी जगह पर गाड़ी रोकी थी जिस मोड़ की वो अभी अभी कहानी सुना रहा था। मैंने उस ड्राइवर की बातों को थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश की। ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि सर, आपको यहाँ से पैदल चल के जाना होगा। ये रास्ता तकरीबन 400 मीटर का है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद आपको समंदर की आवाज आएगी और बस उसी आवाज का पीछा करते हुए आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि उसी समंदर के बिल्कुल सामने आपके दोस्त की शूटिंग का सेट लगा होगा। मैंने हिम्मत बांधा और ड्राइवर को पैसे देकर आगे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, विश्वास नहीं मानोगे, मैं उस रास्ते में जैसे ही चलना शुरू किया था तो मुझे लिटरली ऐसा फील होने लगा था कि कुछ अलग तरह की गर्मी है। समंदर के बहुत ही करीब होने के बाद भी मुझे एक अलग तरह की गर्मी फील हो रही थी। मेरे मन में शायद वही चीज, वही मोड़ की कहानी बार बार गूंज रही थी। वही सफेद साड़ी वाली औरत बार बार शायद मेरे मन में दिखाई दे रही थी। मैं तकरीबन 100 मीटर आगे बढ़ा ही था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मेरे कदम के साथ साथ कोई अपने कदम मिलाना चाह रहा है। मैं अब लगभग 150 मीटर चल चुका था। मेरे मन में हनुमान चालीसा रिपीट करना मैंने शुरू कर दिया। मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है शुरू से ही। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस समय में स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। विश्वास नहीं मानोगे, मैंने जब 150 मीटर का सफर तय ही किया था, मुझे ये पता चल गया था कि इस एरिया में तकरीबन 13 से 14 कुत्ते। वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, शायद अमावस की रात थी, तभी मुझे आसपास आजू बाजू कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास उस समय एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था जिसकी मैं फ्लैश लाइट से, टॉर्च लाइट से आगे बढ़ा जा रहा था। मुझे सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा था जितना इतना हाथ करने पर दिखाई देता है। उसी लाइट से मैं आगे बढ़ा जा रहा था। वो कुत्ते नॉन स्टॉप मेरे ऊपर भौंकना शुरू कर देते, लेकिन दोस्तों, पहली बार मुझे कुत्तों से डर नहीं लग रहा। 2-4 कुत्ते मेरे बिल्कुल सामने आकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़े जा रहा था, वो भौंकते हुए उल्टे कदम करते हुए मेरे साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। ऐसे करते करते 6 कुत्तों ने मुझे घेर लिया। 3 कुत्तों ने पीछे से, 3 कुत्तों ने सामने से। वो कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे, लेकिन उनके भौंक के साथ साथ ही वो कदम की आवाज अब बंद हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे पीछे चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है। मुझे पहली बार कुत्तों के साथ रह के सेफ महसूस हो रहा था और बस अब सफर तय होने ही वाला था। मुझे समंदर की आवाज आने लगी। मुझे एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट दिखाई दी। वो कुत्ते अभी भी भौंकते हुए मेरे साथ चल रहे थे। अब लेकिन थोड़ी सी हार्टबीट तेज हो गई थी, क्योंकि अब मुझे कुत्तों से डर लगना शुरू हुआ था। मेरे मन में वो डर खत्म हो गया था जो मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे वो महसूस होना बिल्कुल बंद हो गया था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। वो भारीपन भी अब कम हो गया था, वो गर्मी भी अब कम हो गई थी। बस वो घबराहट थी क्योंकि मेरे साथ कुत्ते थे। और थोड़ी आगे चलने के बाद जैसे स्ट्रीट लाइट आती है, मैंने लिटरली उन कुत्तों को कुछ भी नहीं किया, ना ही भगाने की कोशिश किया। वो 6 की 6 कुत्ते अचानक से वहां से भाग जाते और फिर वहां से वापस से कभी भी नहीं भागते। जैसे मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मैं अपने दोस्त के पास कहता हूं तो मेरा दोस्त मुझे ये बताता है कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोगों के लिए एक गाड़ी इंतजार कर रही है। मैंने जैसे तैसे करके एक दोस्त यहाँ पर बना लिया हूं और वो शायद हमें ड्रॉप कर देगा हमारे घर तक। मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने ये बात उससे डिस्कस नहीं किया। हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मुझे काफी तेज बुखार आया, लेकिन शायद मैं किस्मत वाला था, मुझे सिर्फ बुखार ही आया था। पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि मुझे कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब वो कुत्तों ने भौंकना शुरू किए तो पीछे चलती हुई आवाज पूरी तरह से खत्म हो गई, वो गर्मी खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ एक घबराहट बची। और शायद वो घबराहट मुझे उन कुत्तों के कारण हो रही थी, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था। कैसे पॉसिबल हुआ कि स्ट्रीट लाइट के आते से ही वो कुत्ते वहां से चले गए और फिर दिखाई ही नहीं दिए। भौंकना उनका तो पूरी कंप्लीटली तरह से बंद हो गया। कहां से आए थे इतने सारे 13-14 कुत्ते? कैसे उस अमावस की काली रात से मैं सही सलामत बच के बाहर निकला और सिर्फ मुझे एक नॉर्मल बुखार ही आया? इन सब सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए, लेकिन बस हाँ, इस वाकया के कारण, इस किस्से के कारण मेरा विश्वास ऊपर वाले के साथ और भी ज्यादा जुड़ गया। मुझे यकीन हो गया अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि अगर हमारे साथ भगवान है ना
तो कोई भी शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर आपके मन में एक बार बजरंगबली का नाम या किसी भी भगवान या किसी भी ईश्वर या अल्लाह का नाम आ जाए तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो एक अनूठी शक्ति, वो एक अलौकिक शक्ति आपके इर्द गिर्द हमेशा रहती है, बस उसको पहचानने के लिए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो कि भगवान की शक्तियों पर, जो कि शैतान की बुरी ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं। शायद मेरी इस वीडियो की वजह से लोगों के मन में कुछ ऐसे भाव प्रकट हो जाए जिसके कारण उनको विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के पास इसी तरह के हैरान कर देने वाले डरावने किस्से लेके आता हूं, जिसके कारण आपको थोड़ी जानकारी भी मिलती है और आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही किस्सा है। अगर इसी तरह के रियल किस्से आप लोगों के लाइफ में हुए हैं और आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके वो किस्से अपने वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं आपके नाम के साथ, तो वो किस्से आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, वहां पर क्लिक करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पर हम जुड़े रह सकते हैं। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।